यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। जैसे कि आप सभी को पता है, साइंस जो है अब आपसे 30 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें से आपकी 2 यूनिट जो है वो कंप्लीटली फिजिक्स की है। ठीक है, जिसमें से आपका यूनिट नंबर 16 है विद्युत चुंबक प्रकाश और ध्वनि। तो 4 अलग अलग यूनिट को मिलाकर एक यूनिट यहाँ पर बना दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या होती है, मतलब लेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी, आज पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो हमारी लास्ट फिजिक्स की क्लास हुई थी, उसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। बेसिक कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सो कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, सारी ही सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और यदि बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। 3 अलग अलग बैचेस यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आपका बैच है 45 डेज का, ये क्रैश कोर्स रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक टेस्ट आज सुबह ही आया है, फ्री टेस्ट है, आप सभी जाकर लगा सकते हो। साइंस का लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें लाइव भी रहेंगे, दिन में 2 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है, प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे साइंस के, जिसकी वजह से आप अच्छे से साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बोनस में हम लोग सोशल साइंस के नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स के नोट्स हम लोग अपनी साइट से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अच्छा, कोर्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप चाहे तो ऐप पर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस से। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामिति से यहाँ पर घिरा हुआ रहता है। अब ये ऐसी ज्यामिति भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। एक डेफिनेशन तो लेंस की ये होती है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर हो सकती है कि लेंस एक पारदर्शी अपवर्तन माध्यम होता है। लेंस एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम यहाँ पर होता है, जहां पर प्रकाश का क्या होता हो, अपवर्तन होता हो। ठीक है, जो या तो 2 गोलाकार सतह से मिलकर बना हो, है ना, या फिर एक गोलाकार और एक समतल सतह से मिलकर बना हो। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब को यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो लेंस की क्या डेफिनेशन हो गई, हो सकता है आपसे लेंस की डेफिनेशन पूछ ले। एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो 2 निश्चित ज्यामिति से यहाँ पर घिरा हुआ रहेगा। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होगा 2 जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलिए अब कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मेनली तो होते हैं 2 प्रकार के। उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, अवतल लेंस जिसको कॉन्केव लेंस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के लेंस हो गए। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेंस। बस वो ये किसके जो प्रतिबिंब अपन को थोड़े से याद करने होते हैं कि किसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं उत्तल लेंस की क्या विशेषता है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, अब मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये बीच में से कैसा है, ये बीच में से थिक है, ये बीच में से कैसा है, मोटा यहाँ पर है, और किनारों पर से कैसा है, पतला यहाँ पर है। तो ये क्या कॉम्बो है, ये थिक और थिन का कॉम्बो है। अंदर क्या हो गया, मोटा यहाँ पर हो गया, और इधर क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है, तो ये इस लेंस की, उत्तल लेंस की यहाँ पर विशेषता है। अब ये करता क्या है, जितनी भी किरणें इसके अंदर से होकर गुजरती है, ये उन सबको एक जगह फोकस कर देता है। ठीक है, जितनी भी किरणें इसमें से निकल रही है, वो उन सबको फोकस बिंदु पर क्या बोलेंगे, मर्ज कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। इसीलिए इस लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी रेज इसके पास आएगी, वो उन सबको कॉन्वर्ज कर देगा किस पर, एक पॉइंट के ऊपर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कॉन्वर्जिंग लेंस रखा गया है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा जो आपका लेंस यहाँ पर होगा, दूसरा लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की क्या विशेषता होगी, कि ये बीच में से जो हो गया पतला। ठीक है, अब ये लेंस अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी, तो आप तो यही कहोगे उत्तल के कंपैरिजन में ये लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, और किनारों पर से ये कैसा होता है, मोटा यहाँ पर होता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको, डाइवर्जेंट लेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी इससे कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, तो वो क्या करता है, उस प्रकाश को पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरा का पूरा परावर्तित यहाँ पर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो जैसे ही अपवर्तन यहाँ पर होगा, ठीक है, जैसे ही रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, प्रकाश सारी दिशा में यहाँ पर फैल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं विशेषताओं की वजह से इनको हम लोग, इस लेंस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरी टर्म्स में भी दिखा देती हूँ। क्या पढ़ा अपन ने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो हमने अभी यहाँ पर देखा कि किसी लेंस के सतहों की वक्रता त्रिज्या जितनी अधिक होगी, यानी कि लेंस जितना मोटा होगा, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। जितना मोटा लेंस होगा ना, वो उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम यहाँ पर चाहिए होगी। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फोकस दूरी कम चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, मोटे लेंस का यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखना धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब वो जो चिन्ह परिपाटी होगी वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। उत्तल लेंस में अभी जो अपन ने पढ़ा इसको रिवाइज कर लो। बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला, रेस कॉन्वर्स टू अ पॉइंट, संग्राही लेंस इसको बोला जाता है क्योंकि सारी किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर देता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, ह्यूमन आई और माइक्रोस्कोप, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लेंस होगा इसके 3 टाइप यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। बाय क्यों? क्योंकि दोनों ही, जो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो, उत्तल लेंस भी बोल सकते हो, और इसको द्विउत्तल लेंस भी बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेस जो है इस तरीके से, दोनों ही सरफेस इसकी कौन सी है? कॉन्वेक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? बाई कॉन्वेक्स पड़ गया। इसका जो नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स यहाँ पर होता है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? प्लेनो कॉन्वेक्स यहाँ पर हो गया। व्हाट इज प्लेनो कॉन्वेक्स? मतलब एक सरफेस जो होगी वो तो आपकी क्या हो जाएगी? समतल हो जाएगी, जैसे हमारा समतल दर्पण होता है। लेकिन दूसरी सरफेस किसकी हो जाएगी? उत्तल की यहाँ पर हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बोला गया। तीसरा जो लेंस होगा वो अवतलोत्तल लेंस होगा। मतलब किसका कॉम्बो? हमारा कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स का कॉम्बो अपन कह सकते हैं। मतलब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर कि अवतल प्लस उत्तल दोनों का कॉम्बो। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये तो मेरी उत्तल लेंस की लेयर हो गई, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बनाई थी। तो ये तो मेरी उत्तल लेंस की लेयर हो गई, ये इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने एक साइड उसकी ले ली। ठीक है, एक साइड किसकी ले ली? उत्तल लेंस की ले ली। और दूसरी साइड मैंने किसकी ले ली? वापस से अवतल लेंस की ले ली। तो ये क्या हो गया? एक जो आप देखते हो ना कि कोई भी फ्रूट हो गया, उसका एक चीर हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसका बनता है। तो इसी लेंस को क्या बोला जाता है? अवतलोत्तल लेंस, है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। सेम चीज आपका उत्तल लेंस में भी होगा। उत्तल लेंस भी आपके 3 प्रकार के होंगे। जहां पर आप ये दोनों यूज कर रहे हो वो एक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन आगे उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो क्या क्या याद करना है उत्तल लेंस के लिए? बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था कि किसी भी लेंस, ये दोनों के लिए सही है, उत्तल एंड अवतल, किसी लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, यानी कि लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक यहाँ पर होती है। ठीक है, डन यहाँ तक। अगला पढ़ो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसको छूकर आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि इसका अपन को स्ट्रक्चर पता है कि बीच में से मोटा होगा, किनारों पर से पतला होगा, तो छूकर पता कर सकते हो। प्रतिबिंब को देखकर, कोई भी लेंस आपने यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है, आपने ये लेंस लिया। ठीक है, ये आपने लेंस यहाँ पर लिया, किताब के ऊपर रखकर थोड़ा सा यदि आप ऊपर उठाओगे तो आपको जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो बड़े बड़े दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और काफी ज्यादा अगर आपने इतना ऊपर उठा दिया तो वर्ड क्या हो जाएंगे? उल्टे यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमारी उत्तल लेंस की विशेषता है। ठीक है, क्या प्रतिबिंब को देखकर भी उत्तल लेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ जाता है इसके यूजेज, क्या क्या इसके उपयोग है। तो घड़ी साथ घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए भी उत्तल लेंस का, मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके देखना है तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर आंख, नाक और कान को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर करता है। आंखों में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हाइप्रोजोपिया होता है, उसके लिए भी उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब मनुष्य को दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है, तो उस केस में फिर जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी हो गया, क्योंकि वहां पर भी जो छोटे छोटे कीड़े, हम चाहेंगे कि वो कीड़े हमको बड़े होकर दिखे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी हो गया। दूरदर्शी तथा चित्रदर्शी, जैसे लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे और अनेक प्रकाशिक यंत्रों में भी हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब सेकेंड टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप होगा आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होगा? बीच में से पतला होगा, किनारों पर से मोटा होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस इसे कहा जाएगा क्योंकि ये क्या करेगा? सारी किरणों को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया? डाइवर्जिंग लेंस पड़ गया। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला यदि मैं यहाँ पर टाइप बनाऊं तो वही होगा जिसको अपन बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे, है ना? ये किनारों पर इस तरीके से हो जाएगा, बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा। ठीक है, अब दूसरा जो होगा प्लेनो कॉनकेव होगा, मतलब इसकी एक सरफेस तो प्लेन होगी और दूसरी वाली कैसी हो जाएगी? दूसरी वाली अपनी कॉनकेव वाली हो जाएगी, है ना? ये वाली। ठीक है, तो ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। और तीसरा वापस से वही होगा अवतलोत्तल। अवतल के साथ क्या जुड़ जाएगा? उत्तल यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, इसी के साथ वापस से उत्तल लेंस जुड़ जाएगा, तो ये तीसरा टाइप अपना हो गया। ओके, डन। यहाँ तक आ रहा है समझ में? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बहुत कुछ याद रखने वाली चीजें अभी तक नहीं आई है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि जो यहाँ पर इमेजेस बनती है वो कैसे बनती है? जो भी कोई वस्तु होगी उसको कहा जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट,
और जो भी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा उसको कहा जाएगा इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट वस्तु, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हो, और इमेज क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब। अब इसके आगे दो नाम आप ऐड कर सकते हो, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी यानी कि प्रतीत होगी, बट एक्चुअल में वो होगी नहीं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। दो प्रकार का प्रतिबिंब हो गया, रियल यहाँ पर हो गया और वर्चुअल यहाँ पर हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड अलग होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है या फिर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, आपका उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, डन यहाँ तक, जिसे अपन एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ पर, देखो किसी बिंदु स्रोत से सीधी किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसी बिंदु स्रोत से सीधी किरणें यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेंस से, मतलब अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलेगी, ये देखो इसकी खोपड़ी पर जाकर मिल गई, इस बिंदु पर जाकर ये दोनों किरणें मिल गई। ठीक है, एक तो ये सीधे सीधे यहाँ से गई और एक इस लेंस से यहाँ से चली गई। जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो है हमेशा उल्टा बनता है। जब भी रियल प्रतिबिंब की आप बोलोगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि रियल इमेज जो होती है ऑलवेज इन्वर्टेड यहाँ पर होती है, हमेशा ही उल्टी बनती है। ठीक है, इस वजह से आप बहुत सारे ऑप्शन जो है डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा केस क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहा जाता है, हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वस्तु हो गई, ये लेंस से गया। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये लेंस से जाकर टकराया, दूसरी जो गई वो सीधे सीधे यहाँ पर गई। अब ये यहाँ तो मिल नहीं पा रही है, तो इनको क्या करेंगे अपन, पीछे की साइड बढ़ाएंगे। तो जहां पर ये दोनों किरणें, है ना, देखना, जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पर कर रही है, तो इसका जो ये सरफेस है, यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये वर्चुअल प्रतिबिंब यहाँ पर होगा या फिर आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा ही बनता है। वस्तु अगर उल्टी रखी है तो प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। ठीक है, मतलब जैसी वस्तु रखी है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, किसके अंदर, वर्चुअल के अंदर या फिर आभासी के अंदर। उत्तल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रतिबिंब यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। मतलब उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो रियल इमेज भी बनाएगा, है ना, और आभासी इमेज भी बनाएगा। ठीक है, अब वो कैसे बनाएगा वो अपन डायग्राम के साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब बेसिक क्या, उत्तल लेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वही छूकर महसूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को इसका स्ट्रक्चर पता है कि ये बीच में से पतला है और किनारों पर से मोटा रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब को देखकर दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब से थोड़ा सा ऊपर उठाने पर अक्षर यदि छोटे दिखाई देने लगे और काफी उठाने पर भी अक्षर छोटे ही दिखाई दे, तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि वो जो लेंस रखा गया है वो आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्या क्या उपयोग यहाँ पर है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया जो होता है उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को निकट का तो दिखता है बट उसको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो उस केस में अवतल लेंस का चश्मा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक सारी चीजें बेसिक बेसिक अब खत्म हो गए। अब थोड़ा सा अपन कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंस और यहाँ पर अभी अपन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ उत्तल लेंस, हमने बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा क्या होगी, धनात्मक यहाँ पर होगी, है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, या फिर इतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो कि एक लेंस के सीधे हाथ की तरफ की चीजें, मतलब राइट हैंड साइड की जितनी भी चीजें होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी चीजें होगी वो क्या होगी, नेगेटिव यहाँ पर होगी। अब चाहे वस्तु वहां पर रखी हो, प्रतिबिंब वहां पर रखा हो, जैसे यू और वी इधर है तो नेगेटिव हो जाएगा, और u और v इधर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आप लगा कर देख लो, ये उत्तल लेंस है, अगर जैसे यहाँ फोकस दूरी उत्तल लेंस की यहाँ पर होगी, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसकी फोकस दूरी इस साइड है, मतलब पॉजिटिव है ना। मान लो वस्तु इधर रखी हुई तो u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है तो v भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा राइट हैंड साइड पर ही होती है, तो अपन कह सकते हैं इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में जो है हमारी फोकस दूरी इस साइड आती है, इसीलिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब एक एक डायग्राम को अपन समझेंगे। तो बस एक बेसिक चीज आप याद रख सकते हो
कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। अगर प्रतिबिंब सीधा यहाँ पर बन रहा है तो आप उसको धनात्मक कंसीडर करोगे, और इमेज जो है यानी कि जो हाइट जो है अगर वो नेगेटिव आ रही है, उल्टी बन रही है, तो आप उसको नेगेटिव यहाँ पर कंसीडर करोगे। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इसके आगे के कंसेप्ट जो है अब अपन डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि अवतल लेंस से 2 प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पर रखने पर वस्तु कहाँ पर बनती है, ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो चलिए कहाँ से कंटिन्यू करें, यहाँ से देख लेते हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला, बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा होगा। अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को यह सिकोड़ देता है, मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अभिसारी होती है। इसीलिए इस लेंस को क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ऊपर गिरने वाली किरणों को यह फैला देता है। ठीक है, इसीलिए वाहनों की हेडलाइट में अपन इसका प्रयोग करते हैं ताकि जो प्रकाश है उसको ये पूरे रोड पर फैला दे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये 6 स्थितियां बनाता है, ये 2 ही सिचुएशन यहाँ पर बनाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। अगर लेंस को बाईं तरफ से हिलाया जाए, मतलब वस्तु को जो आपने रखा है बाईं साइड, बाईं तरफ से हिलाए तो प्रतिबिंब जो है दोनों तरफ यहाँ पर गति करेगा। अगर इस वाले में बाईं तरफ से इसको हिलाया जाए तो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही गति करता है। इसमें अक्षर देखने पर अक्षर आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, इसीलिए मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसमें उत्तल लेंस आपका लगता है ना। जैसे कि कोई भी छोटी चीज आपको पढ़ना है तो आपके कंपास बॉक्स में भी वो आता था मैग्नीफाइंग ग्लास, जहां से आप उसको बड़ा करके देखते थे, राइट। और अवतल लेंस में जो है वस्तु हमेशा छोटी दिखाई देगी। ठीक है, चलो अवतल लेंस का अब देख लेते हैं अपन। अवतल लेंस में अभी हमने पढ़ा केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। जब भी आप अनंत पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब हमेशा F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा और हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, प्रतिबिंब हमेशा F1 तथा O के बीच में ही बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा ये एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वस्तु जो है कहीं इन्फिनिटी से किरणें आ रही है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से कहीं किरणें जो है अवतल लेंस के ऊपर जाकर गिर रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जब ये लेंस जब ये किरणें जो है इस लेंस से जाकर टकराएगी तो कहाँ पर आपतित होगी, फोकस बिंदु पर आपतित होगी। तो यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से डेफिनेटली काफी छोटा बनेगा। हम लोग कह सकते हैं अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जाना तो इसको इधर था। ठीक है, ये जा नहीं पाई तो हमने क्या करा, इसको पीछे की साइड बढ़ा दिया और ये F पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंदु साइज का काफी छोटा लेकिन आभासी प्लस सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी मतलब वर्चुअल प्लस सीधा यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अनंत के अतिरिक्त, इन्फिनिटी के अलावा अगर कहीं पर भी हम लोग प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं, अनंत के अलावा इस जगह रख दो, फोकस पर रख दो, कहीं पर भी आप वस्तु को रख दो बिफोर ओ, ओ से पहले पहले अगर आपने कहीं पर भी वस्तु को रखा है तो ध्यान रखो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। कैसे बना होगा, जैसे ये वस्तु है तो एक किरण सीधी सीधी यहाँ पर गई, दूसरी किरण यहाँ तक गई। ठीक है, अब ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, इधर तो ये लग नहीं रहा कि कहीं भी जाकर मिलेगी, तो हमने क्या करा, इनको पीछे की साइड बढ़ाया, इन दोनों को क्या करा, पीछे की साइड बढ़ाया, और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब भी कैसा बना, क्योंकि रियल तो है नहीं, आभासी वर्चुअल यहाँ पर होगा, सीधा यहाँ पर होगा, और अगेन कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधे एंड वस्तु से छोटे बनते हैं। ठीक है, चलो अब उत्तल लेंस के अंदर जो है अपन को 6 सिचुएशन यहाँ पर देखनी है। एक एक सिचुएशन को अपन डायग्राम से देख लेंगे, है ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इंफिनिटी पर आपने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 के ऊपर बनेगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलो बनाकर देख लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि इंफिनिटी पर कहीं कोई वस्तु हमने यहाँ पर रखी हुई है, कोई वस्तु जो है कहाँ पर रखी हुई है, इंफिनिटी पर, कुछ किरणें वहां से आ रही है। ठीक है, जब ये लेंस से टकराएगी तो क्या होगी, वापस इस तरीके से जाकर मिलेगी। ठीक है, एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, वो बिंदु होगा हमारा फोकस बिंदु। ठीक है, तो क्या नाम हमने दिया कि इंफिनिटी पर जब आपने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब जो बना वो F2 पर बना। ठीक है, अत्यधिक छोटा बना, बिंदु के आकार का बना, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब दूसरा देखो, 2F1 से पीछे, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको नाम भी दे दूं, ठीक है, तो ये आप इसको F2 दे दो,
F2 का जस्ट इसकी डबल डिस्टेंस पर 2F2 हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं इसको F1 नाम दे देती हूँ और इसकी जस्ट इक्वल डिस्टेंस जो यहाँ की डिस्टेंस है वो सेम की सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब उसका लगभग 2 गुना आप कह लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2F1 यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कहीं वस्तु को रखा है, मतलब बिफोर 2F1 मैंने कहीं पर भी वस्तु को रखा है, ध्यान से सुनना इन चीजों को, इससे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो वस्तु से ऐसे कुछ इमेजेस निकलेगी, ऐसे कुछ किरणें यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, जब ये मिलेगी तो आप देखना कि ये इस तरीके से क्रॉस होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से क्रॉस होगी और जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी वहां पर बन जाएगा मेरा प्रतिबिंब। ठीक है, ये बन गया मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर, लेकिन कैसा बना, उल्टा बना। सो जब 2F1 के पीछे वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, ये F2 था, ये आपका 2F2 था, तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में जाकर सेट हो गया। वस्तु जो भी थी, वस्तु से थोड़ा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो दूसरी कंडीशन देख लो कि अगर आपने 2F1 से परे, 2F1 से पहले कहीं वस्तु को रखा है, F2 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु को आपने 2F1 पर ही रख दिया है, जहां पर आप बोल रहे थे वहीं पर जाकर ही अपने वस्तु को पटक दिया है, ठीक है, 2F1 पर ही वस्तु को रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, इसका जस्ट डबल 2F2 पर जाकर बन जाएगा। ठीक है, ये भी कैसा बनेगा, मतलब हमने क्या कहा, 2F1 पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा 2F2 पर। ठीक है, सेम साइज का बनेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी 2F1 पर वस्तु को रख रहे हैं, इसके जस्ट डबल पे जाकर बन रहा है, सेम साइज का यहाँ पर बन रहा है और वास्तविक और उल्टा यहाँ पर बन रहा है। तीसरी कंडीशन, F1 और 2F1 के बीच में, मतलब अब हम इन दोनों के बीच में आ गए, तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपका प्रतिबिंब भी आगे खिसकता जा रहा है। अभी जब आपने यहाँ पर अनंत से कहीं रखा था, ठीक है, तो हमने क्या बोला, F2 पर बना, लेकिन जब आपने 2F1 से पहले रखा तो हम लोग थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गए। अब आपने 2F1 डॉट पर रख दिया तो हम लोग 2F2 पर शिफ्ट हो गए। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम थोड़ा और बाहर निकल जाएंगे इससे। ठीक है, तो F1 और 2F1 के बीच में अगर आपने वस्तु को रखा है, जैसे कि ये मेरा हो गया F1, ठीक है, ये हो गया मेरा 2F1, ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर मैंने कहीं वस्तु को रखा है तो फिर प्रतिबिंब वही ऐसे ही किरणें यहाँ से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, 2F2 से बाहर निकल जाएगा। ये आपका 2F2 है, इसके बाहर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि F1 और 2F1 के बीच में अगर आपने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 के बाद। ठीक है, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि पहले छोटा बन रहा था, यहाँ पर सेम साइज का हो गया। अब जैसे जैसे आगे जाते जाओगे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा और वास्तविक और उल्टा होगा। अब हम लोग आ गए F1 पर ही खिसक गए, अब हमने F1 पर ही वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, 2F2 के बाहर, और बहुत बाहर हो गया कि प्रतिबिंब जो बना वो इंफिनिटी पर बना, असीमित रूप से बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अभी तक सारी कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टे ही जा रहे हैं। अब लास्ट कंडीशन होती है कि आप और आगे आ गए, F1 से और आगे आ गए, तो अब तो ये इतना बड़ा हो गया कि ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा लास्ट केस में आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, बोल सकते हैं कि वस्तु से काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार इसको टेबल में देख लो, सारी कंडीशंस देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस ये हो गई टेबल। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला और देख लेते हैं, फिर अपन इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या याद रखा, इन्फिनिटी छोटे से बड़े होना है, तो इन्फिनिटी पर F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, डॉट साइज का बनेगा। 2F1 से परे बढ़ोगे तो 2F2 और 2F2 के बीच में छोटा बनेगा। 2F1 पर रखोगे 2F2 पर सेम साइज का, तो देखो आप साइज वाइज भी देखोगे, छोटा बड़ा 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 इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर सारे केसेस में वास्तविक और उल्टा और लास्ट में आभासी और सीधा बन जाएगा, और ये एक एक आगे शिफ्ट करेगा। F1 2F1 था, पहले देखो प्रतिबिंब F2 पर बना, ये F2 से थोड़ा सा आगे खिसक के 2F2 पर बन गया, फिर अगला फाइनल 2F2 पर बन गया, ये 2F2 से आगे चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया, और अब इतना आगे चला गया कि अपन को उसको पीछे बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, तो बस एक बार टेबल याद हो जाए तो फिर कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ हमारी फोकल लेंथ, फोकस दूरी हो जाएगी, v जो है हमारी इमेज डिस्टेंस या प्रतिबिंब की दूरी, की कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, की हमारे मेन प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी है, या लेंस से जो है वस्तु की दूरी कितनी है। ठीक है, और अगर ऐसे ही आप मैं मिरर फॉर्मूला कहती तो उसमें इन दोनों के बीच में प्लस आ जाता है। ओके, डन है। बाकी लेंस में अपन ने देख ही लिया था, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, जैसे अभी अपन ने ये लेंस देखा ही था, ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी जो होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव यहाँ पर होगी, है ना।
दाईं साइड की जो चीज़ है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव यहाँ पर होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और बाईं साइड जितनी भी चीज़ें होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो उस केस में अपन अवतल लेंस की बात कर रहे थे, तो अवतल लेंस का जो हमारा फोकस दूरी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, चलो तो हमारा ये हो गया लेंस फॉर्मूला। अगला मैग्निफिकेशन आवर्धन को देख लो। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि वस्तु जैसी है तो उसका प्रतिबिंब उससे थोड़ा सा आवर्धित होकर यानी कि बड़ा होकर मिलेगा। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच हो जाएगा, और इसी एच डैश बाय एच को हम लोग रख सकते हैं अपना v बटा u के बराबर। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब साइन आप लगा सकते हो प्लस माइनस वाले, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेंस में इसका प्रयोग कर रहे हो, अवतल में कर रहे हो या फिर कॉन्वेक्स उत्तल अवतल के अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स लेंस की यदि मैं बात करूं तो कैन गिव रियल इन्वर्टेड। अब ये कैसा दे सकता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दे सकता है, और साथ ही वर्चुअल और इरेक्टेड सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी दे सकता है। 5 केसेस में तो वास्तविक और उल्टा, और लास्ट केसेस में इसने आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिया था। कॉन्केव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब देगा, इरेक्टेड वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए लेंस की शक्ति क्या होती है। तो किसी भी लेंस की शक्ति को निकालने के लिए अपन उसका फोकस दूरी का इन्वर्स कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन ये जो चीज होती है ये हमेशा ध्यान रखना मीटर में होती है। अगर ये चीज सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप इसको क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, और पावर को किस में मेजर किया जाता है, तो डायोप्टर में मेजर किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कि आपको पता है फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस का जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होता है, तो कॉन्केव लेंस का पावर भी कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन करके देखिए क्या बन रहा है कि नहीं। सो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर ज्ञात करिए। अवतल लेंस की क्षमता अपन को निकालना है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 2 मीटर यहाँ पर दे रखी है, बट ये अवतल लेंस है तो डेफिनेटली इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी। P इज इक्वल टू क्या है, 1/f है। चीज काय में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो मीटर में ही रहने दो। -1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5 यहाँ पर हो जाएगा डायप्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकल दूरी नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। कहाँ पर यूज किया जाएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहां पर रखना चाहिए। अब हमने देखा था कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर आपने 2f1 पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, राइट हैंड साइड में 2f2 पर जाकर बन जाएगा, और सेम साइज का बनेगा पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसने बोला है वास्तविक सेम साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने आपको कहां पर रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं जैसे अभी अपन ने ये लेंस बनाया था उत्तल लेंस, यहाँ पर हमारा f था, यहाँ पर 2f था। ठीक है, यहाँ पर f था और यहाँ पर 2f था। आप चाहे तो 1 2 कंसीडर कर लो, नहीं भी करोगे तो बस आपको ध्यान रखने वाली चीज है, कर लो, अभी देखा ही था। f1 2f1 यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका f2, और इसी के जस्ट डबल डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसने क्या पूछा है कि वस्तु, वस्तु का ही पूछा है ना, बिंब को उत्तल लेंस में कहां पर रखे, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु को कहां पर रखे कि प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक उल्टा और सेम साइज का बन जाए। मतलब वस्तु के लिए पूछा है तो फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर अपन को रखना पड़ेगा। मेन फोकस दूरी f1 और f2 है। ठीक है, तो इससे डबल दूरी पर अपन रखेंगे, है ना, ताकि प्रतिबिंब कहां पर जाकर बनेगा, 2f2 पर जाकर बनेगा, वास्तविक और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर हमको वस्तु को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखा ही था, ये फिर से देख लो, इमेज देखनी है तो 2f1 पर वस्तु, 2f2 पर प्रतिबिंब, सेम साइज, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी, है ना, कहाँ पर है ये देखो। ठीक है, इसमें 2f1 पर वस्तु को रखा, 2f2 पर अपना प्रतिबिंब बन गया। ओके, अगला देखिएगा, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस आप यूज करेंगे। जैसे डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड है तो उसको पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस तो यूज करना है, नो डाउट कि उत्तल लेंस में मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, है ना, वो किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ी करके दिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उत्तल लेंस यूज करना है, बट कौन सी फोकल लेंथ का उत्तल लेंस हमें यूज करना है। तो अब हमें अपना वापस से जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसकी वो जो क्षमता है वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे मिनिमम फोकस दूरी का लेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए थे। अब एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा था, या तो 50 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर का। ठीक है,
तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर छवि बड़ी मिलेगी और फोकल लंबाई जितनी कम होगी लेंस की शक्ति उतनी ही ज्यादा यहाँ पर होगी। ठीक है, फोकल लंबाई उसकी जितनी कम होगी उसका पावर जो होगा वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग सबसे मिनिमम वाला यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दे रखी है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, वो जब जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ो आपको सारे साइन लगा देने पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है बिंब का प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब बोला है, इमेज जो बनी है वो कितनी दूरी पर बनी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, यू को कितनी दूरी पर रखा गया, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलो आप खुद से ट्राई करोगे क्या इसको एक बार सॉल्व करने का। देखो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। हमने लिखा माइनस का 1/15। ठीक है, ये 1/v है, 1/10 हो जाएगा, ये माइनस का 1/u। 1/u को इधर लेकर आओ, 15 को उधर लेकर चले जाओ, तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस में यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ तक ये 1/10 ऑलरेडी था हमारे पास। ठीक है, और उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखना कोई मिस्टेक नहीं हुई, बस अपन को एक चीज यही ध्यान रखनी है कि इसमें हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो ना कि v की वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी बाई साइड पर बन रहा है, तो उस केस में आपका जो v होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका -10 हो गया और ये +15 हो गया। ठीक है, 1/u, 15 और 10 का एलसीएम आप ले लो, 15 दूना 30, 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू निकल कर आ गई -13। ठीक है, -30 और काय में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो ये u का वैल्यू निकल कर आ गया -30। यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तभी प्रतिबिंब आपका कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, कुछ डायग्राम आप देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, हो जाएगी सारी चीजें। इसमें वही देखना था कि जो हमारा अवतल लेंस है उसका एफ भी नेगेटिव होता है, यू भी नेगेटिव होता है और वी भी नेगेटिव होता है। ये किसके लिए हमने बात करी, अवतल लेंस की चिन्ह परिपाटी के बारे में। एफ नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव। और सेम चीज अगर मैं उत्तल या फिर क्या कहूँ कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहूँ, तो इसमें आपका एफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आपका बस यू नेगेटिव होता है, लेकिन वी भी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, वो डायरेक्टली आप दाएं बाएं के केस से जाकर समझ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे आभासी बनेंगे, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेंगे। तो उस केस में आपके तीनों ही चीजें क्या हो गई, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे विजन यहाँ पर क्लियर हो सके। ठीक है, तो मायोपिया में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा जो बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये आपका रेटिना है। ठीक है, यहाँ से फोकस बिंदु से जा रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ना बनते हुए यहाँ पर कहीं बन जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को अपसारित करके रेटिना तक ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा देखो, हाइप्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस अगर हम लोग हाइप्रोपिया की बात करेंगे तो प्रतिबिंब जो है हमारा कहाँ पर बनता है, रेटिना, यहाँ पर ना बनते हुए यहाँ पर कहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इन किरणों को यहाँ पर लेकर आना है, फोकस बिंदु को यहाँ पर लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, जिसकी वजह से ये सारी किरणों को संग्रहित करके इस बिंदु पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, अगला आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं, चाहे चीजों को बड़ी करने में प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। अगला देखिएगा, साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी चीजों को बड़ा ही करना है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, इन सब में हम लोग उत्तल लेंस यूज करते हैं। कैमरे में फिल्म पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी फिल्म को अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर फोकस करें, तो हम लोग कौन से लेंस का यहाँ पर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है आपका, प्लानो कॉन्वेक्स बन रहा है, मतलब समतल के साथ उत्तल का कॉम्बो, या फिर बाई फोकल लेंस, मतलब उत्तल अवतल दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर एक चीज पर फोकस करना तो डेफिनेटली उत्तल लेंस अपन को काम आएगा। ये क्या करेगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर अपन को बना कर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दरवाजे की झिरी
पीप होल में कौन सा लेंस यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जैसे अपन दरवाजे में एक छोटा सा होल होता है ना, जिसमें अपन अंदर झाँक कर देखते हैं, या अंदर वाला बाहर कौन आया उसको देख सकता है, ठीक है? पीप होल उसे यहाँ पर कहा जाता है, या डोर व्यूअर आप इसको कह सकते हो। तो इसमें कौन सा लेंस लगता है? अब आप खुद इमेजिन करो कि हमें क्या करना है, एक दरवाजा है, उसके अंदर हम लोग घर के अंदर है, बाहर कोई बेल बजा रहा है, मुझे उस इंसान को देखना है कि किसने बजाई है, तो मुझे वो इंसान पूरा दिखाई दे जाएगा, ठीक है? मुझे उस इंसान का पूरा व्यू यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु जो है थोड़ा सा दूर से दिख रही है, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी वस्तु हमको दिख रही है, व्यू यहाँ पर बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो किसका प्रयोग किया गया है? अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे ये देखो, ये दरवाजा है, ठीक है? ये दरवाजा हो गया, इसके अंदर ये होल हो गया। अब मैंने जब इसमें से झाँका, तो मुझे ये पूरा का पूरा व्यक्ति दिख गया, पूरा का पूरा व्यक्ति यहाँ पर दिख गया। दैट मीन्स कि इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अवतल लेंस छोटा, सीधा और विस्तृत दृश्य देता है, जिसकी वजह से हमको अधिक क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देगा। अधिक क्षेत्र में आप देखोगे पास की सीढ़ियाँ भी, पास वाले का गेट, हमको सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्टर में स्क्रीन पर चित्र को बड़ा करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर मेरे को चित्र को बड़ा करना है तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कर लूंगी, ठीक है? अगला देखना क्या पूछा है इसने, एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि दोष जो होता है, इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहले तो बात यही आ जाती है कि एस्टिग्मेटिज्म यहाँ पर क्या होता है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि पूरा ही विजन जो होता है वो ब्लर होता है, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि पास का नहीं दिख रहा है या दूर का नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है बट सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कई फोकल पॉइंट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप ये फाइनल इमेज देख लो कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है? तभी क्लियर विजन होगा। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होगा कि कई सारे फोकल बिंदु बन जाते हैं, मतलब प्रतिबिंब रेटिना में यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, और एक आध और हो गया तो यहाँ पर भी बन रहा है, तो फिर कुछ समझ ही आएगा ही नहीं कि क्या इमेज हो रही है, सब कुछ ब्लर सा रहेगा, तो मल्टीपल फोकल पॉइंट हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि कॉर्निया जो है उसका शेप बिगड़ जाता है ना? कॉर्निया अनइवन शेप यहाँ पर बिगड़ जाता है, वक्रता त्रिज्या जो उसकी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म को हमें बेलनाकार लेंस के थ्रू ठीक करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा, हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? वो ये 15 सेंटीमीटर की फोकल दूरी वाला। ओके, सो हमने लेंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, उनका हम लोग जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनमें प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।